सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके फाइनेंशियल गोल्स भी अलग होते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी के 6 पार्ट सीरीज के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। इन्वेस्टमेंट में हर इंसान के गोल्स अलग अलग होते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आप वो ना करें जो दूसरा कर रहा है, क्योंकि उस दूसरे इंसान के गोल्स आपसे डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपने आज एक कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आप उन शेयर्स के लिए कितने पैसे देने को तैयार होंगे? यही आंसर बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्या आप उन शेयर्स को विद इन अ ईयर ही इनकैश करना चाहते हैं, या फिर आप उसे 30 साल तक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं? क्या आपका कोई बड़ा खर्चा आने वाला है जिसके लिए आपको वो पैसा चाहिए? सबकी सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए सबके फाइनेंशियल गोल्स भी अलग होते हैं। ऑथर कहते हैं कि 1999 में याहू के स्टॉक्स की वैल्यूएशन जिलियन टाइम्स ज़्यादा थी एंड इट मेड नो सेंस, पर इट मेड सेंस टू द डे ट्रेडर्स। मतलब ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद था जो सिर्फ सुबह स्टॉक खरीद के शाम को बेच देते थे। उस वक्त उस स्टॉक की वैल्यू लगातार बढ़ रही थी और इस वजह से बहुत से डे ट्रेडर्स ने इसमें बहुत पैसा कमाया। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे और आपने सिर्फ देखा देखी याहू का स्टॉक खरीदा तो आपको बहुत लॉस हुआ होगा। पर ऐसी सिचुएशन में अक्सर ऐसा ही होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी उस शेयर को उसी प्राइस पे खरीद लेता है। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि वो शेयर सिर्फ उसी प्राइस पे अवेलेबल है। दूसरा ये, जब वो बाकी सबको इतना हेविली इन्वेस्टमेंट करते हुए देखता है तो वो ये सोचता है कि क्या कुछ ऐसा है जो किसी और को पता है और उसे पता नहीं है। फिर ऐसे ही बबल्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि 1990s का .com बबल। एक चीज़ और जो पैसे के साथ हमारा रिलेशनशिप इफेक्ट करती है वो है पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म लोगों को एक सेल्स पिच की तरह लगता है, पर पेसिमिज्म साउंड ऐसा करता है जैसे आपकी कोई मदद करना चाहता है, इसलिए पेसिमिज्म को ज़्यादा लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। पेसिमिज्म की बात करने से पहले ऑथर ये क्लियर करना चाहते हैं कि ऑप्टिमिज्म मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपके साथ अच्छा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 29 अप्रैल 2008 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रशियन प्रोफेसर इगोर पानरिन के व्यूज़ पर फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उनके हिसाब से 2010 तक यूएसए की इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी और यूएसए 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पर हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह बहुत बुरा साल था स्टॉक मार्केट के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा इशू था और ऐसे टाइम पर इकोनॉमिक्स अक्सर पेसिमिस्टिक बातें करते हैं। पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे पेसिमिज्म से भरे हुए फोरकास्ट लोग मान लेते हैं, पर यही इसके ऑपोजिट अगर कोई पॉजिटिव फोरकास्ट करे तो लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर 1940 के जापान का एग्जाम्पल लें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पर उस वक्त अगर कोई इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट करता कि आगे आने वालों सालों में उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन में जापान वर्ल्ड लीडर बन जाएगा, तो क्या कोई इस बात को मानता? पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सब कुछ जापान में हुआ है। पर लोग पेसिमिज्म को इतना मानते क्यों हैं? इसका एक रीज़न है कि सब लोग डर जाते हैं और सब अपने अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और एक चीज़ है जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, वो है वो कहानियाँ जो हम खुद को सुनाते हैं। अगर एक एलियन 2007 न्यू ईयर ईव पे न्यूयॉर्क आया तो वो सोचेगा कि सब पार्टी कर रहे हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सी गाड़ियाँ हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, सब अच्छा चल रहा है। और अगर वो फिर से 2009 न्यू ईयर ईव पे न्यूयॉर्क आया होगा तो उसने देखा होगा उतनी ही बिल्डिंग्स हैं, उतने ही रेस्टोरेंट्स हैं, लोग उतनी ही मस्ती कर रहे हैं। उल्टा 2009 में ज़्यादा अच्छा हो चुका है, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया डेवलप हो गया है, तो उसके हिसाब से दुनिया में तरक्की हुई है, पर हमारे हिसाब से नहीं हुई है। पर जब उतना ही या उससे ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो फिर रिसेशन कैसे आया? यहाँ एलियन ने एक वो चीज़ नहीं देखी, वो जो स्टोरीज हम खुद को सुनाते हैं। ये वैसा नहीं है जैसे जापान में 2000s में वर्किंग पॉपुलेशन श्रिंक हो गई थी
ये जर्मनी में 1945 में उनकी मैन्युफैक्चरिंग बेस डिस्ट्रॉय हो गई थी। ऐसा कुछ भी टैंजिबल नहीं था, पर तब भी उस नरेटिव की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ। पर ऐसा क्यों हुआ था? इसके कुछ रीजंस हैं, और इनमें से एक है हम सब इस दुनिया के बारे में लिमिटेड जानते हैं, क्योंकि पूरी तरह से दुनिया के बारे में तो कभी कोई नहीं जान सकता। ऑथर इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी बेटी का एग्जाम्पल देते हैं। बुक को लिखते वक्त वो 1 साल की थी। वो कहते हैं कि वो दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं समझती थी, पर वो जितना जानती थी उसके बेसिस पर उसने अपना एक नरेटिव बना लिया था। वो ये नहीं समझती थी कि पापा ऑफिस क्यों जाते हैं। उसे तो बस ये पता था कि पापा ऑफिस जा रहे हैं, उसके साथ नहीं खेल रहे। हम सब भी इसी की तरह हमारे लिमिटेड नॉलेज से एक पूरा नरेटिव बना लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता, और जो हमें नहीं पता वह हमारे नरेटिव का पार्ट कैसे बनेगा। ये एक्सेप्ट करना कि हमें बहुत कुछ नहीं पता बहुत अनकंफर्टेबल होगा। इसलिए खुद को पावरफुल फील करने के लिए हम सब ये नरेटिव्स बना लेते हैं, क्योंकि पैसा कोई हार्ड साइंस नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजी है। इसलिए जो स्टोरीज हम सुनते और सुनाते हैं वो स्टोरीज हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को इम्पैक्ट करती हैं, और उन स्टोरीज में जो हमें नहीं पता वो भी हमें इफ़ेक्ट करता है। पर फिक्र ना करें, क्योंकि ये बात भी सच है कि आपका हर फाइनेंशियल डिसीजन सही होना ज़रूरी नहीं है। यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम्स एंड स्टिल बिकम रिच। पैसा हर इंसान को इफ़ेक्ट करता है, पर हर इंसान पैसे के लिए अलग तरह से सोचता है। बस ये याद रखें कि जब आपके पास पैसा हो तो आप ह्यूमिलिटी रखें, और जब ना हो उस समय सब्र रखें। अमीर बनने के लिए उसकी कीमत देने में ना कतराएं, पर पैसा ऐसे कमाएं जिससे आप रात को चैन से सो सके। बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी की 6 पार्ट सीरीज यहीं ख़त्म होती है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। कमेंट करके बताएं आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।